डिलीट कर रहे हैं। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा आज का। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? लास्ट टाइम एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है सर। हाँ, तो जो हमारा टॉपिक है वेदरिंग, स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग के अंतर्गत हमने पढ़ना क्या क्या है आज? वेदरिंग किसे कहते हैं, मतलब अपक्षय क्या है, अपक्षय के प्रकार, कितने प्रकार का अपक्षय हमने अध्ययन करना है, और वो जो प्रकार है उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब जो प्रकार हैं उसमें हमने 3 प्रकारों का अध्ययन करना है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एक हम चौथा प्रकार और अध्ययन करेंगे इसमें, जिसको हम डिफरेंशियल वेदरिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी वेदरिंग को कलेक्टिवली शामिल किया जाता है। ये 2 नंबर में कई बार आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वेदरिंग से। वेदरिंग की परिभाषा की जब हम बात करेंगे तो पृथ्वी की बाहरी स्थिर शक्तियों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर विखंडन या अपघटन को अपसरण या अपक्षय कहा जाता है। देखो इसमें 2 चीजें आई हैं, एक तो आएगा डिसइंटीग्रेशन, एक आएगा जिसको हम बोलते हैं अपघटन। अपघटन या फिर डीकम्पोजिशन, 2 वर्ड हैं, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। एक में टेम्परेचर काम करेगा, एक में रेनफॉल काम करेगी, मतलब तापमान काम करेगा और वर्षा काम करेगी। जहां पर तापमान काम करेगा वहां पर चट्टानें टूटकर अपने एक ही स्थान पर गिरना शुरू कर देंगी, एक ही स्थान पर एकत्रित होना शुरू कर देंगी। उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेदरिंग या वेदरिंग का एक प्रकार कहेंगे। यदि जो चट्टानें हैं वो घुलकर एक स्थान पर जमा होना शुरू कर दें, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग या फिर वेदरिंग का एक प्रकार कहेंगे। जब हम अपक्षय की परिभाषा की बात करेंगे तो अपक्षय पृथ्वी की बाह्य स्थिर शक्तियों द्वारा, अब पृथ्वी की कुछ शक्तियां काम करती हैं, चाहे उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, गुरुत्वाकर्षण बल बोले, उसके द्वारा क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो अपने ही स्थान पर टूटना शुरू कर देंगे, या तो वो टूटेंगी या फिर वो घुलना शुरू कर देंगे। अगर वो टूटना शुरू करेंगे उसको हम बोलेंगे केमिकल या फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, और जब वो घुलना शुरू करेंगे उसको हम कहेंगे केमिकल वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन रॉक ऑन अर्थ सरफेस। तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का धरातल पर टूटकर एक ही स्थान पर एकत्रित होना या टूटना क्या कहलाएगा, वेदरिंग कहलाएगा। समझ में आ गया इतना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ओके, तो इसमें 2 चीजों के बारे में मैं दोबारा रिपीट करता हूं। वेदरिंग के अंतर्गत फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डीकम्पोजिशन किसका, रॉक्स का, चट्टानों का, इसको शामिल किया जाता है। जब चट्टानें टूटना और घुलना शुरू कर देंगी और एक ही स्थान पर एकत्रित होना शुरू हो जाएंगी धरातल पर या फिर पृथ्वी की जो सतह है उस पर, उसको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, मैकेनिकल वेदरिंग जिसको फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है, केमिकल वेदरिंग जिसको रासायनिक अपक्षय कहा जाता है, और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसको जैविक अपक्षय कहा जाता है। तो जो चट्टानों का अपक्षय होगा वो 3 प्रकार से होगा, भौतिक दृष्टि से, भौतिक रूप से, रासायनिक दृष्टि से या रासायनिक रूप से, जैविक दृष्टि से या जैविक रूप से। सबसे पहला हम प्रकार का अध्ययन करते हैं, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। जैसा कि हमने वेदरिंग की परिभाषा में पढ़ा था कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, मतलब तापमान के कारण, जब तापमान के कारण या फिर जो लवणीय जो तत्व होता है, लवण होता है, उसके कारण या फिर पाले के कारण, तो उसके कारण क्या होगा कि जो चट्टानें हैं वो एक स्थान पर टूटना शुरू कर देंगी, गिरना शुरू कर देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेदरिंग कहेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, फिजिकल वेदरिंग इज द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। भौतिक अपक्षय में रासायनिक जो संगठन, जो संरचना है, संगठन है,
उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि जो चट्टाने हैं उनके आकार में परिवर्तन होता है। मतलब जब चट्टाने टूटना शुरू कर देंगी तापमान के कारण, लेकिन उनका रासायनिक जो संरचना है वो चेंज नहीं होगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, एक्सफोलिएशन है जिसको हम अपसल्कन बोलते हैं, जिसमें प्याज के छिलकों की तरह चट्टाने टूटना शुरू कर देती हैं। प्याज के छिलके देखे होंगे आप सभी ने। तो जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पे जाओगे या फिर आप जो डेजर्ट एरियाज हैं, ये जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वहां पर देखोगे, तो जो चट्टाने हैं वो हमारे यहाँ पर भी जो तोसाम वाला पहाड़ी है उसके बैक साइड में जाओगे तो वहां पे आपको एक्सफोलिएशन की प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। जो चट्टान है वो कहीं कहीं से प्याज के छिलकों की तरह ही टूटना शुरू कर देती है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी के सभी प्रोसेसेस आएंगी जब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। उसके अंतर्गत आपने एक्सफोलिएशन, फ्रोस्ट वेजिंग, साल्ट वेजिंग, टेम्परेचर चेंजेस एंड एब्रेजन, इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना पड़ेगा, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताना पड़ेगा। सेकंड आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, देखो उसमें तो चट्टानों ने टूटना शुरू किया था तापमान बढ़ने से, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो कोई भी चीज होगी वो फूलना शुरू कर देगी। तो चट्टाने होंगी, जो रॉक्स हैं वो फूलना शुरू करेंगे, जिसके कारण जो उनकी संरचना है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उनकी संरचना में परिवर्तन आएगा। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, उनकी संरचना भी परिवर्तित होगी, उसके साथ साथ में वो जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी, घुल जाएंगी। केमिकल वेदरिंग मेनली क्या है कि केमिकल्स पर डिपेंड करती है, मतलब वाटर, पानी ही एक ऐसा अपघटक है जो सभी केमिकल्स में यूज होता है। और केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का अपघटन होता है, चट्टानों का रूप में परिवर्तन होता है। जो चट्टाने होती है उनको बिल्कुल कमजोर कर देता है केमिकल वेदरिंग, और वो क्या है कि घुलना शुरू कर देती है पानी में, जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग की जब हम प्रोसेस या प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसके अंतर्गत कार्बोनेशन जिसको कार्बनीकरण कहते हैं, हाइड्रेशन जलयोजन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेशन क्या होगा ये, जिसमें आयरन का जो कंटेंट है, लोहे की जो मात्रा है, आयरन ऑक्साइड जैसे जंग लगता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और सॉल्यूशन हो जाएगा घुलन। तो इन सभी प्रक्रियाओं का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैसे बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, हम जीवों का। तो जब जो बिलकारी जीव होते हैं, मतलब जो बिल में रहते हैं, वो जो जीव क्या करेंगे, धरती के अंदर या धरातल के अंदर बिल करना, छिद्र करना शुरू कर देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहेंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग is the disintegration or decay of rocks and minerals caused by chemical or physical agents of organisms। तो जितने भी जीव हैं जो धरती के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं छेद करके, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे वो नीचे छेद करते जाएंगे वैसे वैसे जो चट्टाने हैं वो कमजोर होना शुरू कर देंगी, चट्टानों के अंदर गैप होना शुरू हो जाएगा। गैप होएगा तो चट्टाने अपने ही स्थान पर टूट कर गिरना शुरू कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों को मैं फिर एक बार डिफाइन करता हूँ। मैकेनिकल वेदरिंग इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, केमिकल वेदरिंग इज रिलेटेड टू रेनफॉल, एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स। तापमान पर आधारित फिजिकल वेदरिंग, वर्षा पर आधारित केमिकल वेदरिंग, और जीवों पर आधारित बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम, राइट हैंड साइड में आप देखोगे एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। इसके अंतर्गत हमने 3 एजेंट्स लिए हैं, तापमान, दाब और ऑर्गेनिक एक्टिविटी। फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत तापमान के कारण क्या होगा, चट्टानों में फुलाव होना शुरू हो जाएगा, चट्टानें फैलना शुरू कर देंगी, फूलना शुरू कर देंगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसके कारण चट्टानें क्या होंगी, सॉफ्ट होकर टूटना शुरू कर देंगी। प्रेशर में क्या होगा, जैसे कोई भी एक सॉफ्ट रॉक है और उसके ऊपर हार्ड रॉक है, मतलब एक तो कोमल चट्टान है, एक कठोर चट्टान है। तो जब कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान आ जाएगी तो कठोर चट्टान का जो दबाव है वो कोमल चट्टान पर पड़ेगा और वो टूटना शुरू करेगी। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है
फ्रोस्ट के कारण, पाले के कारण कई बार जो छिद्र होते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होते हैं दिन के समय में, तो वहां पर क्या होगा, पाला जमने के कारण वहां पर बर्फ जम जाएगी, और जब वो बर्फ जमती है तो उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो पानी के आयतन से ज्यादा होता है। तो वो क्या करेगी, चट्टानों को फुलाना शुरू कर देगी रात के समय में, क्योंकि रात में तो बर्फ जम जाएगी। और दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो वो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू कर देगी। उसके कारण क्या होगा, चट्टानों पर दबाव बढ़ेगा और चट्टानें टूटना शुरू कर देंगी। ऑर्गेनिक एक्टिविटी के अंतर्गत जितने भी जीव हैं, बिलकारी जीव, जिनका हमने अध्ययन बायोलॉजिकल एक्टिविटी में करना है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में करना है, तो उसमें जो जीव हैं वो चट्टानों के अंदर घुसकर उनको तोड़ना शुरू करेंगे, जिसके कारण उनमें गैप पैदा होगा। गैप होने के कारण क्या होगा, चट्टानें टूटना शुरू कर देंगे। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब इनको हम अच्छे से समझते हैं। हाँ, सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग आ गया। मैकेनिकल वेदरिंग में जैसे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है, मैंने बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके एक चीज ध्यान में रखना, उनके केमिकल कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता, मतलब उनका जो रासायनिक जो प्रॉपर्टी है, जो रासायनिक गुण है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा मैकेनिकल वेदरिंग में। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, जैसे एक्सफोलिएशन है, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फोटो दिख रही है HCGS की। मैकेनिकल वेदरिंग का एक प्रक्रिया है एक्सफोलिएशन, जिसमें जो प्रेशर पड़ता है चट्टानों पे, तो चट्टानें क्या होंगी, रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, उनका जो अलाइनमेंट है उनमें गैप आना शुरू हो जाएगा। चट्टानों का जो किनारे होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाता है जब प्रेशर पड़ता है, और उसके कारण क्या होगा, वो प्याज के छिलकों के रूप में वो टूटना शुरू करेंगी, और उनका फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका डाउन स्लोप मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है धीरे धीरे। इसको हम कहेंगे एक्सफोलिएशन। सेकंड है फ्रोस्ट वेजिंग। आपको दिख रहा होगा, फ्रोस्ट वेजिंग में वाटर फिल्ड क्रैक्स हैं। ये देखो, पहले तो इसमें पानी था, जब पानी था तो उसका आयतन क्या था, कम था। जब पानी से बर्फ बन गया वो, क्योंकि सर्दियों में आप देखोगे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे वहां पर क्रैक्स पाए जाते हैं चट्टानों में, और चट्टानों में क्रैक होगा तो रात को वो जो चट्टान है, जब बारिश होती है तो दिन में तो पानी हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी ही रहेगा। रात के समय में जब टेम्परेचर बिल्कुल ही कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, तो वो जो पानी है वो जमना शुरू कर देगा। तो जब बर्फ बन जाएगी पानी की, तो चट्टान क्या होगी, फैलना शुरू करेगी, जिसके कारण जो दबाव है चट्टानों पर वो बढ़ेगा, और जो बैजिंग होना शुरू हो जाएगी फ्रोस्ट के कारण, मतलब चट्टानें टूटना शुरू कर देंगी। तो ये हमारा किसके कारण होगा, ये होगा प्रेशर इंक्रीज होने के कारण। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बर्फ के कारण, वैसे वैसे चट्टानें मूव करना, चट्टानें लगातार बढ़ती जाएंगी, चौड़ी होती जाएंगी, और फिर टूट के नीचे गिर जाएंगी। इसको हम बोलेंगे फ्रोस्ट वेजिंग, मतलब पाले के कारण चट्टानों का टूटना। उसके बाद है टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर के कारण भी आपने देखा होगा कि चट्टानें भुरभुरी हो जाती हैं, भुरभुरी चट्टानें देखी होगी। जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो चट्टानें हैं वो भुरभुरी होकर टूटना शुरू कर देंगे, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। उसमें कई कई कारक काम करते हैं। तो दिन के समय में जो सीजनल टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण कुछ जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो मैकेनिकल वेदरिंग में टूटना शुरू कर देंगे। तो टेम्परेचर चेंजेस भी एक प्रोसेस है मैकेनिकल वेदरिंग की, मतलब तापमान के कारण, तापमान में परिवर्तन होने के कारण चट्टानें टूटना शुरू कर देंगे। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग। एक सेकेंड में दोबारा वापस ले जाता हूँ। उसके बाद आता है सॉल्ट वेजिंग। अब सॉल्ट वेजिंग में क्या है कि सॉल्ट वेजिंग अकर्स व्हेन सॉल्ट क्रिस्टलाइज आउट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब जैसे पानी में जो नमक होता है, नमक का कंटेंट होता है, जब वो पानी क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा, पानी वायुमंडल में चला जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा,
तो उसके बाद क्या रह जाएगा वहां पर, केवल जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो बचा रह जाएगा। दे अप्लाई प्रेशर टू द सराउंडिंग रॉक वीकनिंग इट। तो वो जो सॉल्ट है, वो जो नमक है, वो क्या करेगा, दबाव बढ़ाएगा आसपास की चट्टानों पे और उनको कमजोर करना शुरू कर देगा, जिसके कारण जो चट्टाने हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाएंगी, टूटना शुरू कर देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सोल्ट वेजिंग कहेंगे। सोल्ट वेजिंग की जो दिक्कत है, जो प्रक्रिया है, वो उन जलवायु क्षेत्रों में देखी जाती है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं और बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे कि मरुस्थल। उसके बाद है एब्रेजन। एब्रेजन एक मैकेनिकल वेदरिंग की प्रक्रिया भी है और ये इरोजन की प्रोसेस भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, चट्टाने एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे। मतलब उन क्षेत्रों में जहां पर जो नदियों वाले क्षेत्र होते हैं ना, तो वहां पर जो जो पत्थर होंगे, जो चट्टाने होंगे, वो एक दूसरे से टकरा कर उन अपने आकार में क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, एब्रेजन कहेंगे। सेकंड आता है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत डिकम्पोजिशन होगा, डिजोल्व होंगी, एल्टर होगा या वीकन होंगी। मतलब चट्टानों का अपघटन, चट्टानों का घुलना, चट्टानों के रूप में परिवर्तन होना और चट्टानों का कमजोर होना, ये सभी प्रक्रियाएं किसमें होंगी, केमिकल वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। कार्बोनेशन, कार्बनीकरण बोलते हैं जिसको, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और सॉल्यूशन। तो इन सभी 5 प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत। केमिकल वेदरिंग में सबसे पहला हमारा आ जाएगा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जिसको हम बोलते हैं, कार्बोनेटीकरण भी इसको हम बोलते हैं, कार्बनीकरण भी इसको हम बोलते हैं। जल में विलय कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर चूने का पत्थर जिप्सम संगमरमर को घुला डालते हैं। मतलब कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो जल के साथ घुलना शुरू कर देंगी और उसके कारण फिर चट्टानों का क्या होगा, अपघटन शुरू हो जाता है। तो इसमें मेन एजेंट कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलेगी तो चट्टानों को, जैसे ये संगमरमर है, जिप्सम है, उनको घोलना शुरू कर देगी, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेटीकरण या फिर कार्बोनेशन प्रक्रिया कहेंगे। यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिखा रखा है, जो कार्बोनेशन है कि किस प्रकार से होता है कार्बोनेशन। ये देखो, ये अमेरिका का है, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी वालों ने ये पिक्चर ली है। यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रखा है राइट हैंड साइड में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनेशन कहेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत क्या आएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है बिटवीन H1 प्लस OH आयंस, इन दोनों के बीच में, इन वाटर एंड द मिनरल्स इन द रॉक्स। मतलब जब हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो जल के साथ मिलेंगे तो कुछ जो खनिज है उनको घोलना शुरू कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। हाइड्रोलिसिस में मेनली जो एजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, जल और हाइड्रोजन। तो इसमें डायग्राम में दिखा रखा है कि किस प्रकार की आकृति हो जाती है। ये लगभग हाइड्रोलिसिस जो प्रक्रिया है वो कोस्टल रीजन्स में देखी जाती है, तटीय क्षेत्रों में, मतलब जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र हैं वहां पर देखी जाती है। उसके बाद है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को बोलते हैं हिंदी में जल योजन। हाइड्रोजन गैस से मिला हुआ जल चट्टानों को भारी बना देता है। दबाव के कारण चट्टाने भीतर पिस कर चूर्ण बन जाती हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस जल से मिलेगी तो चट्टानों को क्या करेगा, वो चट्टानों में वेट बढ़ जाएगा, चट्टानों का जो भार है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण चट्टाने अंदर ही अंदर टूटकर चूर्ण में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब वो बिल्कुल ही बारीक चूर्ण में कन्वर्ट हो जाती है। जबलपुर की पहाड़ियों में एक केवलिन और फेल्सपार चट्टानों का जो अपघटन हुआ है वो हाइड्रेशन के कारण हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ जब आयरन से संबंधित जो खनिज है, मतलब जिनमें आयरन या लोहे के गुण पाए जाते हैं, तो वो जब मिलेंगे तब क्या होगा, वो चट्टाने टूटना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा जंग लगना, है ना, चट्टानों को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है। तो वो प्रक्रिया किसके कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण। मतलब जब जल में ऑक्सीजन घुलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीडेशन या फिर वो
उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, तो वो ऑक्सीकरण हो जाएगा। उसके बाद है केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम बोलेंगे घोलीकरण, जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो पानी है वो कई खनिजों को घुला देता है, घोल देता है। यह खनिज घुल कर चट्टानों में बह जाते हैं। जैसे चूना, जो पत्थर है, चूने का पत्थर है लाइमस्टोन, या मिट्टी में से घुल कर निकल जाता है। तो जो चूने का पत्थर है, चूना है, वो मिट्टी में से घुल कर निकल जाता है। भारत में जो लेटराइट मिट्टी है वो इसी का ही परिणाम है, सॉल्यूशन का। जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो सॉल्यूशन के कारण ही पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आपने ज्यादा सोचना नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगी तब अपघटन होगा चट्टानों का। जब हाइड्रोजन जल में घुलेगी तब अपघटन होगा चट्टानों का। जब ऑक्सीजन जल में घुलेगी और आयरन के, जो लोहे के गुण वाले खनिज मिलेंगे, वहां पर भी चट्टानों का अपघटन होगा। उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत हमने पहले ही कर लिया कि इसमें उन जानवरों को शामिल किया जाता है जो बिल बनाकर रहते हैं। तो उनके हमने उदाहरण देने हैं, जैसे स्नेक हो गया, सांप हो गया, वोम्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जैसे चींटी होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। और बिल बनाएंगे तो क्या होगा, ये लगातार चट्टानों का अपघटन करेंगे, चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन करेंगे, चट्टानों को खोखला करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो वेदरिंग होगी, अपक्षय होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहेंगे। तो ये देखो, ये ऑर्गेनिक एक्टिविटीज हैं, प्लांट रूट्स है, माइनिंग भी बोल सकते हैं, मनुष्य भी इसका एक एजेंट है। माइनिंग करते हैं ना, तो माइनिंग से भी बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। और लाइकन हो गया, एल्गी हो गया, तो ये क्या करेंगे, चट्टानों का अपघटन करना शुरू कर देते हैं। ये इस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, आपने देखी भी होंगी। और ये जहाँ पर ज्यादा पानी वाले क्षेत्र होते हैं, ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये इस प्रकार के जो कीट पतंगे हैं, कीट हैं, कीड़े हैं, वो पाए जाते हैं जो चट्टानों को खोखला करते हैं। आखिरी जो पॉइंट हम वो हमारा डिफरेंशियल वेदरिंग का है। इसके अंतर्गत हम तीनों वेदरिंग्स के टाइप्स को शामिल करेंगे, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। तीनों के कारण क्या हो रहा है, चट्टानों का अपघटन हो रहा है, चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, या चट्टानें टूट रही हैं। मतलब तापमान और वर्षा, ये दो मुख्य एजेंट है, तापमान और पानी। इन दोनों के कारण चट्टानें जो टूटकर अपने स्थान पर एकत्रित हो रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेदरिंग कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका अगर कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो अपना माइक अनम्यूट करें और पूछना शुरू करें।